नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्षता क्या है या फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी विदेश नीति से संबंधित या फिर भारत की विदेश नीति से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके क्वेश्चन में सिर्फ गुट निरपेक्षता शब्द लिखा आ जाए तो आप ज़रूर लिखना है कि आएगा रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, भारत की विदेश नीति हद से ज़्यादा निर्धारित गुट निरपेक्षता के थ्रू ही की जाती है, तो आप इसको अच्छे से तैयार रखना। ठीक है, इसका थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड समझना चाहो तो ऐसा है कि देखो भाई, क्या आप सबको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 तक रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी ये, और सेकंड रही थी 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है ना, इसे सेकंड वर्ल्ड वॉर बोलते हैं। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ था शीत युद्ध, जिसे बोलते हैं कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर जिसे बोला शीत युद्ध, ये 1945 से लेके 1991 तक रहा था, जिसको थर्ड वर्ल्ड वॉर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये हुआ नहीं था। ठीक है, ये शीत युद्ध किन दो देशों के बीच में चला था? वो चला था आपका यूएसए एंड यूएसएसआर, यानी कि जो दुनिया थी दो गुटों में बढ़ गई थी। एक अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रही थी और एक यूएसएसआर सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कर रही थी, यानी कि दुनिया दो हिस्सों में बटी थी। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट में। एक कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद को और एक सोशलिज्म साम्यवाद को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है ना। अब इसी टाइम के दौरान 1945 में स्थापना हुई थी किसकी? यूएनओ की। ठीक है, यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ की। ठीक है, 1920 में यूएन बना था। जब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, फिर भी थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो गुट निरपेक्षता के लिए। तो हुआ क्या था, तो आप सबको एक बात समझ आए कि दुनिया जो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, यूएसए और यूएसएसआर में। ठीक है ना। अब 1945 में जब यूएनओ की स्थापना हुई तो इसने क्या करा था, इन सबका एक बार निरीक्षण किया था, समझा था कि वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को महामारी युद्ध का सामना क्यों करना पड़ा, विश्व युद्ध जैसे खतरनाक युद्ध का सामना क्यों करना पड़ा। तो उसके अंदर कुछ कॉमन पॉइंट्स सामने आए थे। उपनिवेशवाद और अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, जो देश अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे उसके कारण छोटे छोटे युद्धों ने बहुत बड़े युद्धों का रूप ले लिया था। तो यूएनओ के अंदर नारा दिया गया था कि सभी देश महाशक्तियाँ आज के बाद अपने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को समाप्त करेंगे, यानी कि कोई भी राज्य, कोई भी देश अब अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके किसी भी देश को गुलाम नहीं बनाएगा, या फिर जो भी देश अब गुलाम थे किसी देश के अधीन, अब वो आज़ाद होंगे, उनको आज़ाद होना पड़ेगा। तो ब्रिटेन के पास तो लगभग 60 से ज़्यादा देश है जिनको गुलाम बना रखा था ब्रिटेन ने, और ब्रिटेन खुद यूएनओ का मेंबर भी बना था। तो ब्रिटेन ने सबको आज़ाद करा। ठीक है, बहुत सारे देशों को, यानी कि 1945 के बाद बहुत सारे देश क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे। ठीक है ना। तो उसी में से भारत भी आज़ाद हुआ था, इंडिया। ओके, इंडिया भी क्या हुआ, आज़ाद हुआ था। तो अब इन सभी के सामने दो दुविधा स्टार्ट होगी कि ये अभी तो देश अभी नए नए तो आज़ाद हुए हैं। ठीक है, अब तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये जैसे इंडिया है, श्रीलंका है, बहुत सारे ये देश सब एक साथ ही आज़ाद हुए थे, बहुत सारे थे। तो कोई भी देश तो ये तो चाहेगा ही नहीं कि आज आज़ादी मिली और सीधा हम ये सैनिक गुटों में शामिल हो जाएं। वो सेपरेट रहने की क्या करेगा, बात करेगा। ठीक है ना। ओके, दूरी बनाने की तो कोशिश करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इन दूरी को बनाए रखने के लिए, यानी कि ना हम यूएसए के साथ हैं ना यूएसएसआर के सैनिक गुटों में हम शामिल हैं, समानपूर्ण से मित्रता भी बनाए रखेंगे और दूरी भी बनाए रखेंगे, यानी कि किसी का भी प्रतिनिधि नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि दूर रहना। जैसे कि आप सबको पता है क्लास में सबके ग्रुप होते हैं, सबके अपने पे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्लास के अंदर कुछ एक दो स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी मित्रता दोनों से होती है, किसी के क्लोज भी नहीं होते ना ही किसी के दुश्मन होते हैं। तो इसी तरह की पॉलिसी नए नव राष्ट्रीय देशों ने भी अपनाई थी, जिसे बोला जाता है नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्षता। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। जब ये आया था, इसकी पहली बार स्टार्टिंग हुई थी एफ्रो एशिया
देशों में। बाडू का सम्मेलन 1955 में। स्वतंत्र रूप से बनाया गया था 1961 में। 5 इसके मेन मेंबर है, जिसमें इंडिया इसका हेड था जवाहरलाल नेहरू। संस्थापक 5 कह सकते हो। उस टाइम जब 5 इसके मेन थे, टोटल मेंबर की बात करो 25 थे, और आज वर्तमान में लगभग 120 हैं। ठीक है, समझ आया? इतनी बात अगर आपको समझ आ गई होगी तो ये इसे यहीं से समझ गए होगे आप कि गुट निरपेक्षता की जो है ना आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका रोल क्या था उस टाइम जब ये देश आज़ाद हुआ था? तो इन दोनों सैनिक गुटों से क्या रहना था? दूर रहना था, क्योंकि 1945 से लेकर 91 तक ये चलता आ रहा है। तो इसका उस टाइम उद्देश्य एक ही था, दूरी बना के रखो और मित्रतापूर्ण संबंध और दूरी बना के चलो, और अपना काम व्यापार जो है हम अपने हिसाब से करते रहेंगे, लेकिन किसी की भी देश का समर्थन हम नहीं करेंगे। उस टाइम ये था जब 1991 में यूएसएसआर ख़त्म हो गया। ठीक है, यूएसएसआर ख़त्म हो गया, अब यूएसए ही बचा। अब व्यापार तो था, तो इसमें उद्देश्य क्या करा गया कि हम सभी के साथ व्यापार की नीति करेंगे, आर्थिक विकास अब हमारा एजेंडा रहेगा। क्योंकि देखो समय बदलता है, नीति भी बदलती है, सब कुछ चेंज होता है। उसी तरीके से बाहर की विदेश नीति भी बदली। आई आपको ये छोटा सा बैकग्राउंड आई होप आपको समझ आया होगा। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट में हमें यही पढ़ना है पूरा का पूरा। ठीक है, फिलहाल तो यही है कि शीत युद्ध के दौरान तक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का क्या रोल रहा, गुट निरपेक्षता का क्या रहा। उद्देश्य सीधा सा साफ है, सैनिक गुटों से दूर रहना। बस आप एक एक करके पढ़ते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। टॉपिक ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें होती हैं मैंने इसी टॉपिक के अंदर ऐड कर दी, गुट निरपेक्षता से रिलेटेड जो जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसकी 2-3 वीडियोस आएंगी। ओके, तो ये ख़त्म हो जाएगा फिर। चलो, गुट निरपेक्षता क्या? क्वेश्चन में सिर्फ गुट निरपेक्षता वर्ड देख जाए ना तो लिख देना, जितना भी तुम्हें पता हो सब लिख देना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व यानी दुनिया 2 विरोधी गुटों यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका गुट में विभाजित हो चुका था। सोवियत संघ किस सैनिक गुट को रिप्रेजेंट करता था? वार्सा पैक्ट को, और अमेरिका रिप्रेजेंट करता था नाटो को। ठीक है, और दूसरी तरफ एशिया एवं अफ्रीका के राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व उभरने लगा था, यानी कि वो थर्ड पार्टी, एक बना यूएसए, एक बना यूएसएसआर। अब बीच में आगे जो नए देश आज़ाद हुए थे, इंडिया, ये सारे कंट्रीज़। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अमेरिका गुट एशिया के इन नवद्वीप यानी नए राष्ट्रों पर तरह तरह के दबाव डाल रहा था कि ताकि वे उसके गुट में शामिल हो जाएं, लेकिन एशिया के अधिकांश राष्ट्र पश्चिमी देशों की गुटबंदी में विश्वास नहीं करते थे। ऑब्वियसली बात है, जो देश अभी आज़ाद हुआ है किसी भी ग्रुप में ऐड हो जाएगा। अब शक्तिशाली बंदों के बीच में कोई छोटा आदमी यहाँ जाए तो ऑब्वियसली बात है वो अपने कोई निर्देश कोई भी चीज़ रखेगा समझाने के लिए। ठीक है, या अपनी एडवाइस रखेगा, ये मानेंगे थोड़ी। ठीक है, शक्तिशाली बंदों के सामने कमज़ोर आदमी की कौन सुनता है? तो ऑब्वियसली बात है, इनको भी पता था कि हम बस इसके शामिल हो जाएंगे, कठपुतली बन के रह जाएंगे, जो ये कहेंगे वो हमें मानना पड़ जाएगा, वही गुलामी की ज़िंदगी हो जाएगी बस, और कुछ नहीं। नाम के लिए स्वतंत्र हैं, सारे काम इन्हीं के कहने पे करने पड़ जाएंगे, अपने देश के संसाधन भी नहीं देने पड़ जाएंगे, जिसकी वजह से कोई भी नया देश शामिल होना नहीं चाहता था। वह सोवियत संघ, साम्यवाद, अमेरिकी पूंजीवाद दोनों को अस्वीकार करते थे, दोनों को एक्सेप्ट नहीं करना। वे अपने आप को किसी वाद के साथ संबंधित नहीं करना चाहते थे। जो नए देश आज़ाद हुए हैं वो किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी में शामिल नहीं होना चाहते थे, और उनका विश्वास था कि उनके प्रदेश विश्व की तीसरी शक्ति हो सकते हैं, जो गुटों के विभाजन को अधिक जटिल संतुलन में परिवर्तन करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सहायक हो सकते हैं। नवराष्ट्र देशों का मानना था कि हम सब सेपरेट होकर ये लड़ाई झगड़े को शांत करा सकते हैं, और गुटों से अलग रहने की नीति अर्थात गुट निरपेक्षता एशिया के नव जागरण या नवयुग की प्रमुख विशेषता थी। एक नया वरदान साबित हुआ था ये। वास्तव में गुट निरपेक्षता अथवा तटस्थता की नीति का अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सैनिक संधियों से न तो बंधना तथा किसी शक्ति या गुट का समर्थन न करते हुए गुण और दोष के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपने विचार प्रकट करना है। ठीक है ना। ओके,
और याद रखना यहीं से जो एक वर्ड क्रिएट हुआ ना तटस्थता, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि गुटनिरपेक्षता की जो नीति है तटस्थता है या पृथकवाद है। देखो तटस्थता का मतलब होता है दूर रहना, ठीक है, मित्रता भी बनाए रखना और थोड़ा सा दूरी भी बनाए रखना। और पृथकवाद का मतलब होता है सिर्फ अपना मतलब पूरा निकाल लेना, बाकी भाड़ में जाओ, कोई चीज़ हो किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं देना। पृथकवाद में पूर्ण रूप से दूर रहते हैं और इस पृथकवाद की नीति को अमेरिका ने अपनाया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले तक। 1914 के पहले तक अमेरिका ने इस पॉलिसी को अपना रखा था, पृथकवाद को। सिर्फ वो अपना मतलब पूरा करता था, बाकी मरे जिए कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन भारत की ऐसी नहीं है, भारत की नीति ना तटस्थ है ना पृथक है। जैसी सिचुएशन होती है उसका एनालाइज करने के बाद ही भारत समर्थन करता है और विरोध करता है, ठीक है। मतलब कि मित्रता और उसी प्रकार से दूरी बनाए रखना, ये था इसका मतलब। समझ आ रहा होगा आपको। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्षता या तटस्थता की नीति विश्व समस्या के प्रति तटस्थ भाव नहीं है। इसके अलावा यह किसी देश की आंतरिक एवं वैदेशिक नीतियों का वह समन्वय है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की रक्षा करते हुए विश्व के विरोधी गुटों के किसी सैनिक संगठन में ना बंधित हुए अपने राष्ट्रीय हित की वृद्धि करना तथा मानवाधिकार को क्या करना है, समर्थन देना। तो इसका उद्देश्य क्या समझ आया कि अपने राष्ट्र के हित तो पूरे करने ही हैं और साथ ही किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े को रोकना भी है, मानव अधिकार के अधिकारों का समर्थन करना है, उसको बढ़ावा देना है, उसका प्रचार करना है, ये सब था। अब एक राइटर थे जॉर्ज लिस्का, राजनीतिक भी कह सकते हो, इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी गुटनिरपेक्षता से संबंधित। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। कि किसी विवाद के संदर्भ में ये जानते हुए कि कौन सही और कौन गलत है, किसी का पक्ष नहीं लेना तटस्थता है, किंतु गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय सही और गलत में विभेद डिस्क्रिमिनेशन करते हुए सदैव सही का समर्थन करना है, ठीक है। संक्षेप में कहें सब कम शब्दों में, गुटनिरपेक्षता का स्पष्ट अभिप्राय किसी देश के साथ सैनिक गुटबंदी में शामिल ना होना, पश्चिमी या पूर्वी तटों के किसी भी विशेष देश के साथ सैनिक दृष्टि से ना बंधना, हर प्रकार के आक्रामक संधि से दूर रहना, शीत युद्ध से पृथक रहना, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर से पूरी तरह से दूर रहना, और राष्ट्रीय हित ध्यान रखते हुए न्यायोचित पक्ष में अपनी विदेश नीति का संचालन करना स्वतंत्र रूप से, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अगर आपको इतनी सारी डेफिनेशन भी अगर समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, सिंपल से लिख देना। गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य है कि शक्तिशाली सैनिक संगठनों से दूरी बनाए रखना, किसी भी सैनिक संगठन में शामिल नहीं होना और स्वतंत्र रूप से अपनी विदेश नीति का निर्माण करना, बस कोई बात नहीं। अपने राष्ट्र हित का ध्यान रखना, मानवाधिकार का ध्यान रखना। चलो इसमें थोड़ी सी बातें हैं। सन 1947 में स्वतंत्र होने के उपरांत यानी कि आज़ादी होने के बाद भारत ने इस नीति का पालन शुरू किया। उसके बाद एशिया के अनेक देशों ने अपनी नीति का आस्था व्यक्त की। जैसे जैसे अफ्रीका देश स्वतंत्र होते गए वैसे वैसे इन्होंने भी अब इस नीति का अवलंबन करना शुरू कर दिया, यानी कि समर्थन देना शुरू कर दिया। बड़े भारी वर्ड है ये, क्या करें, काट लेना है इसको, कहते हैं ना, समर्थन देना शुरू कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यही संस्थापक थे और ये बाकी और मेंबर भी थे, टोटल 5, ठीक है। मिस्र के नासिर, यूगोस्लाविया के कौन थे भाई साहब, कहाँ गए, मार्शल टीटो, ठीक है। तीसरी शक्ति की इस धारणा को काफ़ी मजबूत बनाया, ठीक है। सन 1961 में 3 कर धारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर, टीटो ने इसके 5 आधार स्वीकार किए, ठीक है। ये 5 नाम देख लो, ये 5 नाम यहाँ नहीं लिखे थे, ये 5 हैं, ये तो ये बाद में लिखा है, इसके 5 आधार स्वीकार किए गए, उसको बाद में देखेंगे। पहले 5 नाम हमेशा का ध्यान रखना। पहला जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ,
ब्रासिटो, और घाना के हैं के काम्बे नकुरमा, और इंडोनेशिया के हैं सुकराणु। सब अभी इसमें क्या लिखा है, 5 आधार। सदस्य स्वतंत्र नीति चलाते रहें, ठीक है, ये गुटनिरपेक्षता के 5 आधार हैं जिसमें बोले गए थे। सदस्य देश जो इसके मेंबर हैं स्वतंत्र विदेश नीति चलाते रहेंगे। सदस्य देश उपनिवेशवाद का क्या करें, विरोध करेंगे। सदस्य देश किसी सैन्य गुट का सदस्य ना हो। सदस्य देश ने किसी बड़ी शक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता बायलैटरल एग्रीमेंट ना किया हो, यानी किसी प्रकार का ऐसा एग्रीमेंट ना हो जो समर्थन देता हो महाशक्तियों को या सैनिक संगठन को। सदस्य देश ने किसी बड़ी शक्ति को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त ना दी हो, ठीक है, समझ रहे हो। और अमेरिका, जब तुम CGT टाइम पढ़ोगे तो अमेरिका ने तो बहुत कोशिश करी, भारत के अंदर, श्रीलंका के अंदर, पाकिस्तान, श्रीलंका में भारत में सैनिक गुट स्थापना करने की। जब भारत श्रीलंका में नहीं हो पाया, जब जाके पाकिस्तान में बनाया। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये किसने बोला, इन्होंने गुट निरपेक्षता की 6 धारणाओं से क्या है, भिन्न है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये एग्ज़ाम में इसी के नाम से क्या हो जाता है, क्वेश्चन बन के आ जाता है। लेकिन इन सभी बातों से क्या है, गुट निरपेक्षता अलग है। जॉर्ज ने ये बातें बोली थी हमारे कि जो गुट निरपेक्षता है इन 6 धारणाओं से अलग है। पहला क्या है, अलगाववाद, यानी अलग होने का। ऐसी नीति का समर्थन करना जिनसे राष्ट्र विश्व राजनीति में कम से कम भाग ले तथा बिल्कुल अलग रहे। अलगाववाद का मतलब रहता है अलग रहना, सेपरेशन। और यहाँ पे विदेश नीति पढ़ रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से दूरी बनाए रखना। अप्रतिबद्धता, किन्हीं 2 अन्य शक्ति से समान संबंध रखते हुए उनमें से किसी एक के साथ पूरी तरह से प्रतिबंधित ना होना, यानी दूरी रहना। तटस्थता, यह वह कानूनी राजनीतिक स्थिति है जो युद्ध के दौरान दोनों राष्ट्रों में से किसी एक के भी साथ युद्ध में संलग्न होने की अनुमति नहीं देती। तटस्थता यानी सेपरेट रहना, अलग रहना। एक पक्षवाद, इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक देश निशस्त्रीकरण आदि नीतियों को अपनाना चाहिए। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है हथियारों को नष्ट करने वाला। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि अन्य देश भी ऐसा करते हैं या नहीं। असंलग्नता, विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधारा के बीच हो रहे संघर्ष से उत्पन्न खतरे से बचने के लिए तथा अलग रहने की ये नीति अपनाई जाती है। यानी कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि पहले से दूरी बना लो। तटस्थीकरण, देश हमेशा के लिए तटस्थ है और अपनी तटस्थीकृत स्थिति को कभी नहीं छोड़ सकता। मतलब सेपरेट रहेगा, सेपरेट मतलब एक तरह से सारे के 6 स्तंभ में 6 पॉइंट्स में यही बोला गया है कि अपने आप को दूरी बना के रखना, चाहे कुछ भी रहे। लेकिन गुट निरपेक्षता की नीति पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है, वो लचीली है, समय के साथ बदलती है। अब भाई देखो उसमें बोला है हथियारों को ख़त्म करना, कि भारत ने हथियार नहीं बनाए, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए भी वेपन्स होना ज़रूरी है। चलो अब देखो, गुट निरपेक्षता इन सभी 6 धारणाओं से भिन्न है। वास्तव में ये मैत्री संधियों अथवा गुटों से बाहर रहने की नीति है। अब कोई भी देश ऐसी मित्रतापूर्ण वाली संधि बना रहा है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है, सामाजिक विकास को बढ़ावा दे रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी दे रही है, ठीक है, और किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें मानव हित जुड़े हुए हैं, तो क्यों नहीं संधि करेंगे भाई। चाहे वो अमेरिका लेके आए, चाहे USSR लेके आए, तो उसमें समर्थन तो दिया जाएगा। और सैनिक गुटों से तो बाहर है ना, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो ऐसी संधियों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। ओके, अब आता है स्वतंत्र विदेश नीति। अब इसी को समझ लो, सारा जो ये पॉइंट्स लिखे हैं उन सी सबको आराम से इसमें लिखा गया है। स्वतंत्र विदेश नीति एवं तटस्थता एक ही बात नहीं है। स्वतंत्र विदेश नीति और तटस्थता एक बात नहीं है। अगर, क्योंकि देखो स्वतंत्र विदेश नीति किसी का मन चाहे किसी से भी तो दोस्ती कर सकता है। मेरा दोस्त है, ठीक है, अब मैं उसका दोस्त हूँ, अब मेरा जो दोस्त है उसकी किसी से नहीं बनती है, वो मेरे को थोड़ी बोलेगा कि तू भी उससे दोस्ती मत कर। ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसको उस व्यक्ति के साथ दोस्ती करूँ या ना करूँ, ठीक है, ओके। उसकी अलग विचारधारा है, उसकी अलग है, नहीं मैच करा तो क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं।
वो भी हमें फोर्स नहीं करता कि तू उससे बात मत कर। तो गलत है, ये अपने अपने पॉइंट्स हैं। अगर कभी कहीं भी युद्ध होता है तो इस नीति की आवश्यकता होगी कि वे स्वतंत्रता एवं शांति के लिए हमेशा क्या करें, सहयोग दें। लेकिन ऊपर के स्तंभ में क्या कह रहे हैं कि हमेशा दूरी बनाए रखो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करता भारत। स्वतंत्र विदेश नीति का मतलब ये है कि भारत पहले से अपने आप को किसी भी गुट के साथ समझौते के द्वारा संबंध नहीं करना चाहता, मतलब कि किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू कनेक्ट नहीं होगा भारत, और ना ही किसी भी दशा में अपनी स्वतंत्रता खोना चाहता है, ठीक है। ना किसी में शामिल होगा, ना ही अपनी फ्रीडम खोएगा। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि गुटनिरपेक्षता शांति स्वतंत्रता की नीति है। इसके द्वारा युद्ध को रोके जा सकता है। युद्ध की स्थिति में भारत इस नीति का उपयोग शांति स्थापना के लिए करता है। और एक कभी कभी क्वेश्चन आता है कि तीसरा विश्व युद्ध क्यों नहीं हो पाया, तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं अलग अलग, जिसमें से मेन रीज़न होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की भागीदारी, जो युद्ध होने ही नहीं देती, कहीं ना कहीं घुस ही जाते हैं। इंडिया का रिप्रेजेंट हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए कि तीसरा विश्व युद्ध क्यों नहीं हो पाया, उसमें यूएनओ की तो भूमिका रहती ही रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी रहती है, भारत की, गुटनिरपेक्षता की। ओके, ये वाली वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगली वीडियो आएगी गुटनिरपेक्षता अपनाने के कारण। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।